Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajiv Viher का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे so that you never miss the important part. There will be 50 to 55 lectures of 30 to 35 minutes each. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊँ वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello aspirants, welcome to Ghadna Sutra. We shall continue from where we left. We are reading chapter 8, right? Preventing female infanticides. The practice of murdering female infants immediately after their birth was a common practice among upper class, कहाँ थी? Upper caste Bengalis and Rajputs who considered a female to be an economic burden. ठीक है, कहाँ का? अब देखिए, इसके पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप जाइए इसके पिछले वीडियो में, अगर आपने वो देखा नहीं है, ये चैप्टर 8 जहाँ से स्टार्ट है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ एस्पेक्ट में क्वेश्चन बनते हैं, वो सब आप देख लीजिए. उसके हिसाब से आपको चैप्टर आसान हो जाएगा पढ़ना. ठीक है, राइट. चैप्टर 9 में बहुत सारे MCQs हैं इसी यूनिट के, राइट. तो वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा. लेट्स कंटिन्यू. अपर कास्ट बंगालीज वगैरह में थे और राजपूत वगैरह में थे फीमेल इन्फेंटिसाइड, बिकॉज वो एक इकोनॉमिक बर्डन समझते थे फीमेल को. द बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795, बंगाल रेगुलेशन 1795 1804 डिक्लेयर्ड इन्फेंटिसाइड इलीगल एंड इक्विवेलेंट टू मर्डर. ठीक है, इस एक्ट के अंदर क्या लिया हुआ है, ये पार्ट क्या है, इन्फेंटिसाइड को इलीगल बोला है, इक्विवेलेंट टू मर्डर बोला है. ठीक है, बंगाल रेगुलेशन में ये आप हाईलाइट करते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ. द एक्ट पास्ड इन 1870 मेड इट कंपल्सरी फॉर पेरेंट्स टू रजिस्टर द बर्थ ऑफ ऑल द babies and it provided for verification of female children for some years after birth, particularly in areas where the custom was resorted to it in utmost secrecy. मतलब ठीक है, ये कस्टम जहाँ होता था वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ भी शुरू कर दिया था. ठीक है, अब विडो रीमैरिज के बाद द ब्रह्मो समाज had the issue of widow remarriage high on its agenda and did much for popularize it. कौन? ब्रह्मो समाज ने इस पर बहुत काम किया, बट इट वॉज मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 91 रहे, द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज कैलकाटा. The Hindu Widow Remarriage Act 1856 was passed. It legalized marriage of widow and declared issue for such marriages as legitimate. Vidyasagar cited Vedic text to prove that Hindu religion sanctioned widow remarriage. इन्होंने इतना काम किया है widow remarriage पे, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती के ऊपर, राइट. तो इनके ही एफर्ट्स के कारण हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 का पास हुआ था. ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ चुके हैं, UPPCS में पूछ चुके हैं और MPPSC में पूछ चुके हैं. ठीक है, 90 में आपको सामने दिख रहा है, आपको ये PYQ है ये वाला पार्ट. तो इससे पार्ट से UPPCS में सीधा पूछ, और बहुत सारे स्टेट PSC में ब्रह्मो समाज के बारे में कंटिन्यूस क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि सारे क्वेश्चंस के ईयर्स वगैरह मैं आपको बता दूं कौन कौन सी स्टेट PSC में UPSC में भी आया हुआ है. अगले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल दी गई, ब्रह्मो समाज के बारे में डिटेल दी गई है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में डिटेल दी गई है. वहीं बता दूंगा क्या क्या डिटेल से पूछा गया है, राइट. ओके, यहाँ तो मैंने बताई थी आपको कुछ. विष्णु शास्त्री पंडित फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1850, ये भी PYQ है, ये इसके बारे में आपको अच्छे से बता दिया जाएगा, राइट. डोंट यू वरी. Another prominent worker in the field of the Karsandas Munji, who started the Satya Prakash in Gujarat in 1852, again a PYQ है ना, ये भी आपको बता दिया जाएगा. To advocate widow remarriage, similarly efforts were made by Dr. D.K. करवे. ये सारे पर्सनैलिटीज़ और इनके एसोसिएशन रिफॉर्म्स वगैरह क्या करे गए, ये PYQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इन वेस्टर्न इंडिया एंड बाय वीर सलिंगम पुंतलू इन मद्रास. ठीक है, करवे हिमसेल्फ मैरिड अ विडो इन 1839, हु मैरिड द विडो इन 1839, ऑफ कोर्स करवे. ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिंदू विडोज एंड बिकेम सेक्रेटरी ऑफ द विडो रीमैरिज एसोसिएशन. ही बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ द विडो रीमैरिज एसोसिएशन, D.K. करवे. ही ओपनड अ विडोज होम इन पूना बनाया था इनने, एंड गेव हाई कास्ट विडो ऑन इंटरेस्ट इन अ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग देम with facilities for vocational training. The right of the widow to remarriage was also advocated by B.M. Malabari, है ना, Narmad, Justice Govind Mahadev Ranade, and K. Natarajan, among others. Jyotibai Phule and his wife Savitri Bai Phule were also
vociferous advocates of the widow remarriage and campaigned against the widow being subjected to degrading practices। ठीक है, ये वाला क्यों है? क्योंकि यूपीपीसीएस में पूछा गया, कंट्रोवर्सी 2011 में पूछा गया, फिर से रिपीटेडली पूछा गया है, 2019 में ही पूछा गया है, राइट। तो ये कंटिन्यूस, ये मैं बता रहा हूँ आपको, कंटिन्यूसली आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पीवाईक्यू के पार्ट बनता है। अब पढ़ेंगे कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज के लिए क्या क्या कहता है, नेटिव मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी, यूपीपीसीएस 2000 का, ठीक है ना, पीवाईक्यू है, ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। डायरेक्ट पूछा गया था कि नेटिव मैरिज एक्ट वगैरह कब पास वगैरह हुआ था। सिग्निफाइड लेजिस्लेटिव एक्शन इन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज, इट हैड अ लिमिटेड इम्पैक्ट एज द एक्ट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू हिंदू, मुस्लिम एंड अदर रिकग्नाइज्ड फेथ। अब एप्लीकेबल ही नहीं था ज़्यादा, इसलिए लिमिटेड इम्पैक्ट था। द रिलेंटलेस एफर्ट ऑफ पारसी रिफॉर्मर बी.एम. मालाबारी वर रिवॉर्डेड बाय द एनेक्टमेंट ऑफ द एज ऑफ कंसेंट एक्ट। बी.एम. मालाबारी के अंडर कौन सा एज ऑफ कंसेंट एक्ट? अब आपको क्या करेंगे, बोले मैं इस कॉलम बोलेंगे कि भाई बी.एम. मालाबारी के किस कहाँ पे काम किया, तो चाइल्ड में तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट, फिर हिंदू विदो रीमैरिज एक्ट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर वगैरह, है ना, इन लोगों ने काम किया हुआ है। राजा राम मोहन रॉय ने अबोलिशन ऑफ सती आया था, ठीक है, विच फॉर्मेट द मैरिज ऑफ द गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 12। कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंदर कौन सा एज था विडो का, सॉरी बच्चों का मैरिज का, तो वो था 12, है ना, मैरिज ऑफ गर्ल्स वो 12 एज था। द केस ऑफ रकमाबाई पुश्ड द रिफॉर्मर टू गेट द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास्ड, ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। रकमाबाई राउत हु वेंट, ये आप याद रखिए नाम, मैं अभी बताता हूँ क्यों, रकमाबाई, ठीक है, ये आप याद रखिए। Who went on to become the India's first woman physician to practice medicine, was married to Dadaji Bikaji at the age of 11. However, with the support of her stepfather Sakharam Arjun, she did not join her husband for some time, during which she continued with her education. When after some 12 years of the marriage, Dadaji Bikaji demanded that she join him as his wife, she refused. This led to a Dadaji Bikaji versus Rakamabai case in 1884, है ना, ये रकमाबाई केस इन 1884। दादाजी पिटिशनड द बॉम्बे हाई कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुनल राइट्स ऑफ अ हस्बैंड। रकमाबाई क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ हर मैरिज विद दादाजी एज मैरिज एंड हैड टेकन प्लेस बिफोर शी हैड अराइव्ड एट ए years of discretion, and as such she refused to bound to it. Justice Robert Hill Pinhey dismissed Dadaji's petition, saying Rakamabai had been married off in a helpless infancy and hence could not be forced to join her husband. However, an appeal was sought against the judgment after many criticized it as diminishing Hindu customs, and in 1887 Pinhey's decision was overturned by Chief Justice Sir Charles Sargent and Justice Farhan. Rakamabai was told to live with her husband. Rakamabai declared that she would rather undergo any punishment meted out by the court rather than go to live with her husband. It is said that it was only with Queen Victoria's intervention that sentence of imprisonment was set aside. Queen Victoria को आके इस बीच में इंटरवेंशन करना पड़ता। It is also said that even the conservative among the Indians as well as the British government did not want Rakamabai to be punished for her stand. The Rakamabai case became one of the most publicized court case in India in 19th century and brought the issue of child marriage and the right of the woman in the forefront. The group of Indian reformers such as Behramji Malabari and Ramabai Ranade formed the Rakamabai Defense Committee. रकमाबाई डिफेंस कमेटी किसने बनाई थी? बहराम जी मालाबारी और रामबाई रानडे। टू ब्रिंग द केस टू द पब्लिक अटेंशन आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज, रकमाबाई obtained a position as chief medical officer in Surat. Okay, she continued with writing against child marriage and women's seclusion on the Parda system. ठीक है, fight against किसका, हाँ, women's seclusion और the Parda system. Child Marriage Resentment Act 1929, popularly known as the Sarda Act, which came into force in 1930, further punished the marriage age to 18 and 14 for boys and girls respectively. Harbilas Sarda was an Indian academic and a judge who became member of the Central Legislative Assembly from Ajmer, Bewar. He was the follower of Dayanand Saraswati, a member of the Arya Samaj. In a free India, the Child Marriage Restraint Amendment Act 1978 raised the age of the marriage for girls from 15 to 18 and for boys from 18 to 21. चलिए देखिए, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा है? रकमाबाई के बारे में पढ़ा हुआ है। उसके बाद पढ़ा हुआ है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट यानी कि सारदा एक्ट और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब मैंने बोला था आप रुकिए, क्यों रुकिए? क्योंकि ये देखिए, सारदा एक्ट जो है
UPPCS में, उत्तराखंड PSC में, MPPSC, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल स्टेट PSCs में ये आ चुका है। क्या आ चुका है? PYQ है ये, करेक्ट। तो कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव्स के लिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि नहीं? ऑफ कोर्स, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है कि शारदा एक्ट के बारे में, और जो कि मैंने अभी इसमें आपको दिखाया। इसको उठा के एक काम करते हैं, वहीं पास में रख देते हैं इसका, वेट। राइट, ये आपको याद रहना चाहिए। अब ये देखिए, चाइल्ड मैरिजेज एक्ट ऑफ 1978, बिहार PSC में 2007 में ये लगा, चाइल्ड मैरिजेज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट और 1970, चाइल्ड मैरिजेज एक्ट ऑफ 1978, ये पूछा गया है बिहार PSC में। अगेन इट इज़ अ मेजर क्वेश्चन, ये एक PYQ है, ठीक है। इस चैप्टर से जो भी PYQ आने वाले हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो बचे हुए हैं वो अगले चैप्टर में अच्छे से आपको बता दिए जाएंगे। ये भी PYQ है, राइट। नाउ अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने आपको ऊपर बोला था रकमाबाई केस को याद रखिएगा। ये देखिए, क्यों याद रखिएगा? क्योंकि ये UPSC का PYQ है, UPSC 2020 PYQ, ठीक है। रकमाबाई केस, राइट। ये क्या है, इसमें क्या पूछा गया था? रकमाबाई केस 1884 रिवॉल्व अराउंड वुमेन्स राइट ऑफ गेन एजुकेशन, करेक्ट। एज ऑफ कंसेंट, करेक्ट। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, करेक्ट। इसका आंसर होगा D 1, 2 and 3। ये अभी पूरा लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वैसे ही लिखा हुआ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कितना ईजी हो जाता है अगर आप पहले से ये चैप्टर पढ़ के जाते तो, राइट। इसलिए आपको याद रखना है कि UPSC में भी और इस सब में स्टेट PSCs में कंटिन्यूसली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बता दी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, education of women. The Christian missionaries were the first to set up the Calcutta Female Juvenile Society in 1890. Christian missionaries ने सेटअप करी थी क्या? Calcutta Female Juvenile Society. The Bethune School founded by JED Bethune. ये क्वेश्चन है UPSC का 2005 का, ठीक है। बेथुने स्कूल किसने सेटअप किया था? JED बेथुने, प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कैलकाटा इन 1849, was the first fruit of the powerful movement of the women's education that arose in 1840 and 1850. Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar was associated with no less than 35 girls school in Bengal and considered one of the pioneer of the women's education. ये UPSC 2021 में पूछा गया है, वुमेन्स एजुकेशन के पायनियर से रिलेटेड। बेथुने स्कूल के आगे जुड़े भी रहे बेथुने स्कूल से। तो UPSC का अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आप समझ लाइए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UPSC PYQ है ये, करेक्ट। आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, फिर से पढ़ेंगे बार बार। जगन्नाथ शंकर सेठ नाना एंड बहुदाजी वर अमंग द एक्टिव प्रमोटर्स ऑफ गर्ल्स स्कूल इन महाराष्ट्र। जगन्नाथ नाना, ठीक है, बहुदाजी, जगन्नाथ नाना शंकर सेठ, द नेम इज स्पेल्ड वेरियसली, जगन्नाथ शंकर सेठ, जगन्नाथ, ठीक है, वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द स्कूल सोसाइटी एंड नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे। द स्कूल चेंज्ड a number of times. It became a Bombay Native Institution 1824 and 1840. It became the Board of Education in the 1856. Became an Elphinstone Educational Institute. Elphinstone Educational Institute when Dr. Wilson joined. When Dr. Wilson, welcoming to the Scottish, was unable to get accommodation for a girls' school, Nana provided accommodation for the school and even sent the female member of his family to the school in Girgaon. In 1856, the British government had announced some grant in aid to the private institution. Nana took advantage of this and started English Marathi school in Girgaon. He contributed funds to the girls' school started by the Student Literary and Scientific Society. ये सब आप नाम याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। बहुदाजी लाड, Ramakrishna Lad was another ardent promoter of the education. As the first Indian president of the Student Literary and Scientific Society, he championed the cause of female education and a girls' school was founded on his name. Perhaps the most notable pioneer in promoting the education of the women was Jyotirao Phule, also called Jyotiba Phule, and his wife Savitribai Phule. Phule had radical views on for the times of the necessity of the education for girls. His first gender-sensitive act was to encourage his wife Savitri to read and write. Later, impressed by the school for the girls run by American missionaries in Ahmednagar, he and his wife opened the first school for girls. First school for girls किसने खोला था? ठीक है, फुले जी ने, एट भिडेवाड़ा इन पुणे इन 1848। ठीक है, याद रखेंगे। PYQ भी बन चुका है, ये सब मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। ये अगले वाले चैप्टर में अच्छे से PYQ के फॉर्म में दिया हुआ है। नॉट मैनी वर विलिंग टू टीच इन द स्कूल given the opposition to the girls' education, so Phule and Savitri Bai shared a work of teaching. Savitri Bai could be said to have become the first female school teacher of modern India. She went on to become the headmaster and taught alongside her trainee. Fatima Sheikh and Jyotirao Phule anticipated Aunt Saguna Bai. The Phule went on to open several more schools in and around Pune.
Phule also opened a night school for those who working during the day and unable to attend the regular school. The school established by the Students' Literary and Scientific Society were assisted by European officials, but Phule's venture was without the help of the authority. It was the indigenous effort, and that too by non-Brahmin. ठीक है, in the face of the huge opposition from the orthodox section of the society. Now, the Alexander Society of Parsis opened in 1863 was aimed to educating Parsi girls. Incidentally, the first woman to graduate Bombay University was Parsi woman Cornel Sorabji in 1887. First Parsi woman to be graduated of Bombay University कौन थी? Cornel Sorabji, 1887. She later worked for equal opportunity for women education. It will be seen that that it was largely the private enterprise of Indians themselves that encouraged women's education. After Lord Dalhousie declared that the female education must be given frank and cordial support, Charles Wood Dispatch Education in 1854. Charles Wood Dispatch on Education 1854. मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन टाइप का बोलते हैं इसको, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं. ये PYQ भी बन चुका है उत्तर प्रदेश PSC में 2010 में, और आगे चल के बहुत सारे स्टेट PSCs में और UPSC में कंटिन्यूसली बना हुआ है. बट इससे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, इसलिए इससे रिलेटेड PYQ जहाँ पर इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी वो आपको अलग से बता दिया जाएगा. सो डोंट यू वरी, ये PYQ है, आई नो, अच्छे से पता है और आपको अच्छे से डेलिबरेटली कवर करवा दिया जाएगा. सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, राइट? ओके. Led greatness stress on the female education. In 1914, the Women's Medical Service did a lot of work on training nurses and midwives. The Indian Women's University set up by Professor D.K. Karve in 1916. ये UPPCS 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है. UPPCS 2002 का क्वेश्चन क्या है कि इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी किसने सेटअप करी थी? डॉक्टर D.K. कर्वे ने. कंटिन्यूसली पूछा जाता है, ये सेक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है. डॉक्टर D.K. कर्वे के और भी सारे PYQ बन चुके हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, राइट? सो in the same year, Lady Harding Medical College was opened in Delhi. Again, कौन से 1916 में Lady Harding Medical College 1916 में. Health facilities began to be provided to women with the opening of Dufferin Hospital in 1880. Participation of Swadeshi in anti-partition and the home rule movement during the opening decades of the 20th century was a major liberating experience for the otherwise home-centered Indian women. After 1918, they faced lathis and bullets and were jailed during political processions, picketing, etc. They actively participated in the trade unions and Kisan movement or revolutionary movements. They voted and stood for and got elected for various legislature and local bodies. Sarojini Naidu went on to become the first president of the Indian National Congress and later the governor of the United Province. First woman president basically, right? जो इंडिया सरोजिनी नायडू became the one, ठीक है, इसको लिखना चाहिए, फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में, ठीक है. ये फैक्ट आप याद रखेंगे, ओके. एंड गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद इनको गवर्नर बनाया गया. ये सब फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए. ये भी PYQ में पूछे जा चुके हैं, ठीक है. PYQs हैं, ठीक है. स्टेट PYQs हैं, सारे स्टेट में पूछे जा चुके हैं, कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं. आफ्टर 1920, अवेयर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमेन लेड वुमेन्स मूवमेंट. मैनी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन सच एज ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश्ड इन 1927 केम अप. ये भी PYQ है, ये अगले वाले चैप्टर में अच्छे से बारे डिटेल दिया है. वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन 1999, सरला देवी चौधरानी convened the first meeting of the Bharat Shri Mahamandal in Allahabad. सरला देवी चौधरानी इंपॉर्टेंट फिगर है, सरला देवी चौधरानी इंपॉर्टेंट फिगर है, आप याद रखेंगे. कंसिडर द फर्स्ट मेजर इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द वुमेन. इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन, अबॉलिशन ऑफ पर्दा सिस्टम. क्या था? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन, अबॉलिशन ऑफ पर्दा सिस्टम, इंप्रूवमेंट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द वुमेन ऑल ओवर इंडिया. सरला देवी बिलीव्ड दैट द मैन वर्किंग फॉर वुमेन्स अपलिफ्टमेंट लिव्ड अंडर द शेड ऑफ द मनु, ठीक है. रामाबाई रानाडे फाउंडेड द लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस भारत महिला परिषद. ये अगेन ये इंपॉर्टेंट है, रामाबाई रानाडे, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक PYQ है. अगले चैप्टर में अच्छे से और डिटेल दी गई है इसके बारे में, तब मैं आपको बता दूंगा. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1904 इन बॉम्बे, ठीक है. पंडिता रामाबाई सरस्वती फाउंडेड आर्य महिला समाज. अगेन इंपॉर्टेंट PYQ है ये भी, आर्य महिला समाज. जो हाईलाइट करो तो आप पढ़ लीजिए, इसके बारे में जो PYQs होंगे वो आपको डिस्कस कर दिए जाएंगे. सेम कॉज ऑफ चीफ लीडर फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द educational syllabus of Indian women before the English Educational Commission, which was referred to the Queen Victoria. This resulted in medical education for the women, which started the Lady Dufferin College. Later, Ramabai Ranade established a branch of Arya Mahila Samaj in Bombay. In 1925, National Council of Women. 1925 National Council of Women in India, a national branch of International Council of Women was formed. याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. Mary White Tata played a vital role in the formation and advancement. She opined that the Parda system, caste differences and lack of education prevented women from working to solve societal problems. Other women who led the important position on the executive committee of the council included Cornel Sarabji, India's first lady barrister, Tarabai Premchand,
wife of wealthy banker Shafi Tayyab ji, a member of one of the Mumbai's leading Muslim families, and Maharani Sucharu Devi, daughter of Keshav Chandra Sen. Right. However, according to the critic, philanthropic style that was being followed by this woman was that of upper class English women. Right. So the All India Women Conference AIWC founded by Margaret Curzon. All India Women Conference किसने बनाई थी? मार्गरेटा कजन ने. इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे. 1927 was perhaps the first women organization with an egalitarian approach. In first conference was held at Ferguson College in Pune. Important founding members include Maharani Chimnabai Gaikwad, Maharani Chimnabai Gaikwad, Rani Sahib of Sangli, Sarojini Naidu, Kamala Devi Chattopadhyay, and Lady Dora Tata. Its objective were to work for the societal based on principle of social justice, integrity, equality, and opportunity to secure every human beings the essential of life, not determined by the accident of birth, sex, but put a planned social distribution, equality basically. For this purpose, the AIWC worked towards various legislative reforms before and after the Indian independence. Some example are Sarda Act of 1929, Hindu Women's Right to Property Act 1937, Factories Act in 1940, Hindu Marriage Divorce Act 56, Special Marriage Act 54, Hindu Minority and Guardianship 56, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, Suppression of Immoral Traffic of Women Act 1958, Maternity Benefit Act 1961, Dowry Provision Act in 1961, Equal Remuneration Act 1958 and 1976. अब बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई हमने बाद में भी काम किया है इंडिपेंडेंस के, है ना, इन सारे एक्ट्स के फॉर्म में. ओके. Struggle against the caste-based exploitation. The later Vedic conception of the fourfold division of Hindu society got further subdivided into numerous subcastes due to the racial admixture, geographical expansion, and diversification of the crafts, which gave rise to new vocations. The concept of Hindu Chaturvarnashram dictated the caste of a person determined by the status and relative purity of different sections of the population. It was caste that determined who could get education or ownership of the land property, the kind of profession one should pursue, whom one could dine or with, marry with in general, etc. मतलब ये सब चतुर्वर्ण आश्रम का ये सब फीचर्स थे. In general, caste decided a person's social loyalty even before birth. The dress, food, place of precedence, sources of water for drinking and irrigation, entry into temples, all these were regulated by the caste and the factor. The worst hit by the discriminatory institution of the caste were untouchables or the scheduled caste or Dalits, as they were came to be called later. The disability imposed on them were humiliating, inhuman, based on the principle of inequality by birth. राइट, फैक्टर्स दैट हेल्प टू मिटिगेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. अब आगे हुआ क्या बेसिकली इनको मिटिगेट करने के लिए? ब्रिटिश रूल परहैप्स विदाउट इंटेंशन क्रिएटेड सर्टन कंडीशन दैट अंडरमाइंड कास्ट कॉन्शियसनेस टू एन एक्सटेंट. अब ब्रिटिश रूल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि इसके बारे में कास्ट कॉन्शियसनेस को हटाया गया. ब्रिटिश रूल इन इंडिया अनलीज्ड सर्टेन फोर्सेस sometimes to direct administration measures and sometimes indirectly by creating suitable conditions. Though these measures had negative effect in one way, negative effect, they had a positive effect too. For instance, the creation of private property in land and free sale of land upset caste equations. A close interlink between caste and vocation could not survive as village and autocracy crumbled. Besides, modern commerce and industry gave rise to the several economic avenues, while growing urbanization and modern means of transport added to the mobility of the population. The British administration introduced the concept of equality before law in a uniformly applied system of law, which dealt a severe blow to the social and legal inequalities while the judicial functions of the caste panchayat were taken away. The administrative services were made open to all caste administrative services, and the new education system was totally secular in lines. ये सब positive reforms रहे जो ब्रिटिशर्स ने करे. The social reform movements also strove to undermine caste-based exploitation from mid-19th century onwards. Numerous organizations and groups such as Brahmo Samaj, Pratna Samaj, Arya Samaj, Ramakrishna Mission, Theosophist, and the Social Conference, and individuals worked to spread education among the untouchables, to remove restriction imposed on them from entering temple and using ponds, tank, etc. Although many of them defended the Chaturvarna system, they criticized untouchability. The social reformers attacked the rigid hereditary basis of the caste distinction and a law of karma, which formed the basis of the religio-philosophic defense of the undemocratic authoritarian caste institution. They called the people to work for betterment in the real world in which they lived, rather than strive for salvation after the death. For instance, Arya Samaj, while crusading against the distinction of Hindu society into martyred subcaste, aimed at reconstructing it on the original fourfold division and upholding the right even to the lowest caste of the study of the scriptures. ठीक है, आर्य समाज ने रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट टाइप का थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था. ओके.
Okay, the national movement took inspiration from the principles of liberty and equality against the forces which tended to divide the society. ठीक है, नेशनलिस्टिक मूवमेंट वगैरह जो रिस्पॉन्सिबल कैसे थे, द नेशनल लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अपोज कास्ट प्रिविलेज फाउंडेड fought for equal civil fought for equal civil rights and for free development of individual. The caste division were diluted, although the limited manner, because of mass population in demonstration, meeting and satyagraha struggles. The Congress government in various provinces after 1937 did some useful work for the upliftment of the depressed class. 1937 तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा काम करना शुरू. For instance, free education for Harijans, untouchables was introduced in some provinces. The rulers of estates like Travancore, Indore, Devas took an initiative in opening all state temples by proclamation. So basically, Gandhi always had in mind the objective of eradicating untouchability by roots branch. गांधी जी के बारे में बोल दिया गया untouchability by root branch इनको हटाना था. His ideas were based on the grounds of humanism and reason. He argued that the Shastra did not sanction untouchability. इनने क्या बोला? Shastra did not sanction untouchability, and even if they did, they should be ignored since the truth cannot be confined within the covers of the book. ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, राइट? याद रखें. 1932 he founded the All India Harijan Sangh. 1932 में किसने बनाया था? गांधी जी ने बनाया था. ठीक है, ये PYQ है, बट जब आएगा तो अच्छे से आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, आगे चल के चैप्टर्स में है. With the increasing opportunity of education and general awakening, there was straining among the lower castes themselves. The awakening gradually developed into a powerful movement in the defense of their rights and against upper caste oppression. In Maharashtra, Jyotibai Phule, born in a lower caste of Mali family, led the movement against the Brahminical domination of Hindu society. He accorded the highest priority to education. ठीक है, accorded the highest priority to education of lower caste, especially girls, for whom he opened several schools. Gopal Baba Valankar. Gopal Baba Valankar, also known as Gopal Krishna, is considered to be the pioneer of the movement to uplift the untouchable people from the social economic oppression that had been subject to for ages. ठीक है, सोशल इकोनॉमिक ऑपरेशन को हटाने के लिए टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स गोपाल कृष्ण ने, यानी गोपाल बाबा वगलंकर ने बहुत काम किया. एक्सपेंडेड द फुल एज थ्योरी ऑफ आर an invasion that the indigenous inhabitants of India were actually the untouchables peoples and that the caste was created by invading Aryans to subjugate and control over indigenous people. He founded the Anarya Dosh Parihar Mandali, Society of Removal of Evils among the non-Aryans. He founded the Anarya, ठीक है, दोष परिहार मंडली किसने बनाया था भाई? आप ये देख लीजिए, गोपाल बाबा वगलंकर. ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. अगेन मैंने हाईलाइट करवा दिया है, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको, राइट? Valankar became the first Dalit to launch the newspaper Vittal Vidvanshak, destroyer of Brahminical और सेरिमोनियल पॉपुलेशन. किसने बनाया था? वगलंकर ने. अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप याद रखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं. ठीक है, वगलंकर स्टोव टू रिमूव द मार्क ऑफ अनटचेबिलिटी बाय ट्राइंग टू ब्रिंग caste Hindus to consciousness for their inhuman behavior. And another pioneer of Dalit upliftment movement was Kisan Faguji Bansod. Kisan Faguji Bansod Dalit upliftment के लिए काम किया. He was prominent for upliftment of Dalit within the fold of Hinduism. He opened his press which published journals aimed at awakening of the Dalits such as the Vaglankars, Vittal Vidvanshak. बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में तो कौन नहीं जानता, हजारों क्वेश्चंस PYQ बन चुके होंगे. Who had experienced the worst form of casteist discrimination during his childhood, fought against the upper caste tyranny throughout his life. In 1920s, Ambedkar started a fortnightly newspaper, मूक नायक. मूक नायक किसने लिखा भाई? न्यूज़पेपर के बारे में रेगुलरली पूछा जाता है, PYQs हैं ये सारे, ठीक है. लेकिन जब हम आपको इनके ऑफकोर्स बाबा साहब के बारे में बताएंगे तब PYQs उस वहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है. मूक नायक इनने बनाया था 1920s में, ठीक है. ही स्टार्टेड मूक नायक दैट नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस कुड नॉट डेवलप इफ द सोशल डिवीजन वाज इग्नोर्ड. द न्यूज़पेपर प्रेजेंटेड द सफरिंग ऑफ द अनटचेबल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. ही ऑल्सो फॉर्म द बहिष्कृत हितकर्णी सभा in 1924 with the motto of educate, agitate and organize, the focus being mobilizing the masses. It is marked the beginning of the new socio-economic and political movement striving to bring about equality for the oppressed classes. Another newspaper was started with the aim of defending the rights of the depressed classes was बहिष्कृत भारत, ठीक है, इन्हीं ने बनाया था. Ambedkar also organized All India Scheduled Caste Federation in 1942, while several other leaders of the depressed class had founded All India Depressed Class Association in 1920s. Ambedkar condemned the hierarchical and insecure caste system as a whole and advocated annihilation of the institution of the caste for the real progress of the nation. The struggle of the depressed classes led to the provisions of special representation of these classes by the government of India in 1935. Others in the 1900s, such as the Maharaja of Kolhapur, encouraged the non-Brahmin movement, which spread to the southern states in the first decade of 20th century and was joined by Kammas, Reddys and Velas, the powerful intermediate caste of the Muslims.
During 1920s in South India, the non-Brahminical organized the self-respect movement led by E.V. Ramaswamy Naikar. Self-respect movement किसने लेड किया था? E.V. रामास्वामी नाइकर ने. ये आप याद रखेंगे. ये एक सॉरी ये भी PYQ है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे चल के ये सब पढ़ाया जाएगा, आपको चिंता मत करिए, अगले ही चैप्टर में सब कुछ है फिर से. देयर वर न्यूमरस अदर देन मूवमेंट्स डिमांडिंग फॉर द बैन ऑन द एंट्री ऑफ लोअर कास्ट विद द टेम्पल्स लिफ्टेड. श्री नारायण गुरु इन केरला लेड द लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द अपर कास्ट डोमिनेशन. ठीक है. ही कॉइंड द स्लोगन्स वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड. किसने बोला था? श्री नारायण गुरु ने. अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट, PYQ है ये भी. ठीक है. स्टेट PSCs प्लस UPSC के लिए. किसके लिए? स्टेट प्लस UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, और पीछे भी पूछा जा चुका है PYQ स्टेट और UPSC में, राइट. sorry, which his disciple साधारण अय्यप्पन चेंज इनटू द नो रिलीजन नो कास्ट एंड नो गॉड फॉर मैनकाइंड. ठीक है. आगे चल के इसको और भी चेंज किया. तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लेड द महाद सत्याग्रह इन मार्च 1927. अगेन ये PYQ है, बट स्टिल आप इसको याद रखिए क्योंकि आगे सब कुछ कवर होने वाला है. टू चैलेंज द रिग्रेसिव कस्टम ऑफ द कास्ट हिंदूज, ही स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ रिमूविंग आइडियाज ऑफ हाई एंड लो and inculcating the self-elevation to self-help, respect and self-knowledge, respect and self-knowledge. He led the procession of some 2,500 untouchables through the town of Mahad to the Chawad tank, a public source of water from which the untouchables were not allowed to drink water. Dr. Ambedkar took a water from the tank and drank it. These were the huge protests by the caste Hindus. There were a huge protest by the caste Hindus. Later in December 1927, Ambedkar and his colleagues burned the Manu Smriti at the same place as gesture of getting rid of inequalities. Dr. Ambedkar established the Bahishkrit Hitkarni Sabha in 1924 to highlight the difficulties and grievances of the Dalit before the government. Its motto was educate, agitate and organize. Correct? This is all for this video. We shall continue from the next one, right?